चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रोस्पेक्टस के जस्ट बाद का सेक्शन है। यहाँ पर शेयर्स की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 84, जो कहता है शेयर का मतलब है शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन शेयर कैपिटल एंड इट इंक्लूड स्टॉक, और इसमें स्टॉक भी शामिल है। मतलब शेयर बेसिकली क्या है, कैपिटल में, कंपनी की कैपिटल में आपका जो हिस्सा है दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपका जो हिस्सा है दैट इज शेयर। एंड ये साथ में क्या कह रहा है, साथ में कह रहा है स्टॉक भी शेयर ही है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस है। ओके, सेक्शन 44 प्रोवाइड्स दैट द शेयर इन कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 44 कहता है कि शेयर्स जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जिनका ट्रांसफर आप आर्टिकल में बताए हुए प्रोसीजर के हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि हर एक कंपनी को ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपने शेयर के ट्रांसफर के मेथड को आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब करें। नाउ सेक्शन 60 कहता है अगर कहीं भी कंपनी ने किसी भी जगह, किसी नोटिस में, किसी एडवर्टीजमेंट में, किसी और ऑफिशियल पब्लिकेशन में, बिजनेस लेटर में, बिल हेड में, लेटर पेपर पर कहीं भी ऑथराइज कैपिटल का जिक्र किया है, कहीं भी ऑथराइज कैपिटल लिखा है, तो उतने ही प्रोमिनेंस के साथ, उतने ही प्रोमिनेंस के साथ मतलब उतने ही बड़े फॉन्ट में, उसी जगह पर इक्वली कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर्स में आपको ऑथराइज कैपिटल के साथ साथ सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल भी लिखना कंपलसरी है। गॉट द पॉइंट? दो तरह के शेयर हो सकते हैं, सीधी सी बात है। जहां कहीं आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा है वहां सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल भी लिखिए, उतने ही बड़े फॉन्ट में लिखिए, उसी तरीके से लिखिए जिस तरीके से ऑथराइज शेयर कैपिटल को लिखा है। दो तरह के शेयर हो सकते हैं, एक है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर भी दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक वो जिनको कोई डिफरेंशियल राइट हो, जिसमें कि डिफरेंशियल राइट हो, मतलब जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं, जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में या तो इसको ज़्यादा वोटिंग राइट मिल रहा है या कम, या इसको ज़्यादा डिविडेंड राइट मिल रहा है या कम, ठीक है ना। डिफरेंशियल का मतलब हमेशा ज़्यादा नहीं होता, डिफरेंशियल का मतलब लेस भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है। ठीक है जी। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि कंपनी में जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, कंपनी में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक शेयर पर एक वोट मिल रहा है और डिफरेंशियल राइट वालों को एक शेयर पर मैंने 2 वोट दी हैं, और ये भी हो सकता है कि 2 शेयर्स पर 1 वोट दी हो। जितना डिविडेंड इनको मिलेगा मैंने कहा उससे 2 टाइम्स मिलेगा, ये भी हो सकता है उससे आधा मिलेगा। और जो डिफरेंशियल राइट है वो 2 ही चीज़ों के रिलेशन में हो सकता है, पहला या तो वोटिंग के रिलेशन में या डिविडेंड के रिलेशन में। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आप डिफरेंशियल रेट वाले, डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे पहली बात, आपके आर्टिकल में डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स को इशू करने की पावर हो, ठीक है जी।
पहली बात क्या हो गई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए। दूसरा, आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी हैं तो ये रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास होगा, जैसे हमने सेक्शन 27 में पढ़ा था। शेयर इन पोस्ट इशू डज नॉट एक्सीड 26%, और पोस्ट इशू में यानी पोस्ट इशू कैपिटल में इस तरह के शेयर, किस तरह के शेयर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले, वो आपकी ऑलरेडी इशूड शेयर कैपिटल के 26% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तीसरी बात, ये करने के लिए कंपनी के पास पिछले 3 साल में प्रॉफिट्स हुए हों और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न सबमिट कर दिए हों, किसी तरह का डिफॉल्ट ना किया हो पेमेंट में, चाहे वो डिबेंचर का प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट, या वो प्रेफरेंस शेयर का डिबेंचर हो, डिविडेंड हो या प्रिंसिपल अमाउंट, या डिपॉजिट्स का प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट का अमाउंट, या इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड का अकाउंट, और कुछ लॉज दिए गए हैं उसमें कोई पेनल्टी आपके ऊपर ना लगी हो। ठीक है जी। अगर ये चीजें आपने कंप्लाई कर दी है तो आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है जी। क्या क्या बातें कही हमने? पहला, अगर कंपनी ऐसा करना चाहती है तो क्या होना चाहिए, आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करना चाहती है कंपनी तो आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, अगर लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट से पास होना चाहिए। पोस्ट इशू कैपिटल में, पोस्ट इशू कैपिटल मतलब इस तरह के शेयर इशू करने के बाद टोटल कैपिटल में डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स 26% से कम होने चाहिए। कंपनी ने पिछले 3 साल में प्रॉफिट कमाया है, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न टाइम से फाइल करे हैं, कंपनी ने किसी भी तरह के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, और कंपनी के ऊपर किसी तरह की पेनल्टी इंपोज नहीं की गई है अंडर सर्टेन लॉज। फिर जब आप पोस्टल बैलेट करेंगे, जब आप रेजोल्यूशन लेने चलेंगे, है ना, आपको याद होगा हमने जब मीटिंग पढ़ा था तो मीटिंग में हमने पढ़ा था 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक स्पेशल बिजनेस और दूसरे ऑर्डिनरी बिजनेस। जब भी कंपनी कोई ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस कैरी आउट करने चलेगी तो उसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102 नोटिस के साथ भेजना होगा। ठीक, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्यों भेजा जाता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इसलिए भेजा जाता है ताकि मेंबर्स को ये समझ में आए कि आप ये जो करने जा रहे हैं, कंपनी ये जो करने जा रही है, क्यों करने जा रही है, क्या उसके पीछे कारण है। तो जब आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजेंगे तो उसमें क्या क्या बात लिखेंगे? पहला, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, नंबर, क्या राइट आप उन्हें दे रहे हैं, कितने परसेंटेज शेयर इशू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दीजिए, प्राइस, कितने रुपए में एक शेयर इशू कर रहे हैं, उनके वोटिंग का परसेंटेज क्या होगा, प्लस क्या कंट्रोल में कोई चेंज आएगा, मतलब ऐसा तो नहीं कि जो नए शेयर होल्डर्स हैं वो पुराने शेयर होल्डर्स से ज्यादा ताकतवर हो जाए, प्लस डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब इनकम अगर उतनी ही रहे कंपनी की और शेयर नए इशू हो जाए तो हमारा जो ईपीएस है वो कितना हो जाएगा, उसको कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, और प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग में क्या चेंज आएगा। ये सारी बातें आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बतानी है।
प्लस अगर आप ये इशू प्राइवेट प्लेसमेंट से लेकर आ रहे हैं तो आपको बताना है कि क्या ये शेयर्स प्रमोटर्स ग्रुप को इशू होने वाले हैं या प्रमोटर ग्रुप के अलावा किसी को इशू होने वाले हैं। प्लस पब्लिक इशू अगर आ रहा है तो इसमें रिजर्वेशन किस प्रकार से होगा, रिजर्वेशन किन किन लोगों के फेवर में होता है, हमने प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में भी बात की थी। एम्प्लॉय हो सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो सकते हैं, रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं। इनको रिजर्वेशन है ना कि इनको कितने कितने शेयर देने की हमने प्लानिंग बनाई है, ये भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना है। प्लस ये भी कहा गया है कि जो हैविंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं, है ना, उनको आप नॉट हैविंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट में चेंज नहीं कर सकते, या जो नॉट हैविंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं आप उनको हैविंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट में चेंज नहीं कर सकते। प्लस जो आपकी बोर्ड रिपोर्ट होगी उस साल की जिस साल में आपने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करे हैं, उस रिपोर्ट में आपको ये बातें बतानी है, कितने शेयर इशू करे, उनकी डिटेल, उनका परसेंटेज, प्राइस, प्रमोटर ग्रुप को दिए कि नहीं दिए, कंट्रोल में चेंज आया कि नहीं आया, डाइल्यूटेड, और प्री पोस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। ये सब कुछ आप देखो तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जैसा ही है, बस प्री पोस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न छोड़ दो तो। प्रिविलेज, जो डिफरेंशियल राइट वाले शेयर होल्डर हैं उनको कुछ तो प्रिविलेज मिलेगा, है ना। उसके अलावा जो बाकी राइट्स हैं जैसे बोनस का, राइट शेयर का, डिविडेंड का, उसके लिए भी वो एंटाइटल्ड रहेंगे, ठीक है ना। उस राइट के हिसाब से, जिस राइट के हिसाब से उनको शेयर्स इशू हुए हैं, मतलब एक इक्विटी शेयर होल्डर को जो जो राइट्स होते हैं, नोटिस जाएगा मीटिंग का, डिविडेंड मिलेगा, मीटिंग अटेंड कर सकता है, बोनस शेयर ले सकता है, राइट शेयर ले सकता है, वो आपके डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों को भी रहेगा। इसके अलावा एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया जाएगा जिसमें कि डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स लिखी जाएंगी। फिर आता है इशू ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर या शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो एक बोर्ड का रेजोल्यूशन पास कीजिए, है ना। अच्छा, आपको जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो किसके बदले में दिया जा रहा है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट के बदले में दिया जा रहा है या फ्रैक्शनल कूपन्स के बदले में दिया जा रहा है। लेटर ऑफ ऑफर या कूपन्स की जो बात हम करते हैं, ठीक है, देखो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस निकाला, ठीक है, किसी पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई और उस व्यक्ति को अलॉटमेंट हो गई। उसको कैसे पता लगेगा कि उसको अलॉटमेंट हो गई, उसके पास अलॉटमेंट का लेटर आएगा कि जी बहुत खुशी की बात है, आपने एप्लीकेशन की थी और आपके पास आपको शेयर अलॉट हो गए हैं। तो इस आदमी के पास आएगा क्या, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट आएगा इसके पास, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, इस लेटर ऑफ अलॉटमेंट को कंपनी को दे देगा कि जी देखो आपने मुझे लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा है, अब आप एक काम करो, मुझे ना शेयर सर्टिफिकेट दे दो। आपने कहा था कि आपको 700 शेयर्स इशू हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 700 शेयर्स मुझे अलॉट हो गए हैं, तो मुझे 700 शेयर का सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। बोर्ड का रिजोल्यूशन होगा, बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अब इसमें एक और चीज आई, एक बात का जिक्र आया, फ्रैक्शनल शेयर।
है ना, इसमें फ्रैक्शनल शेयर का जिक्र आया है या फ्रैक्शनल कूपन का जिक्र आया है। फ्रैक्शनल कूपन क्या होते हैं? आपको मालूम है बोनस शेयर या राइट शेयर क्या होते हैं? राइट शेयर का मतलब है एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर अलॉट हो रहे हैं। ठीक, लेटेस्ट से ए, बी और सी तीन पुराने शेयर होल्डर हैं। ए के पास 700 शेयर हैं, बी के पास 650 शेयर हैं और सी के पास 860 शेयर हैं। ओके, कंपनी कह रही है जिसके पास 4 शेयर्स हैं हम उसको 1 शेयर राइट या बोनस का देंगे। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से मुझे बताइए, कैलकुलेट करें अगर, तो जिसके पास 700 शेयर हैं उसको कितने शेयर मिलेंगे? 175, है ना? ओके, जिसके पास 650 शेयर हैं उसको कितने मिलेंगे? ठीक है जी, जिसके पास 860 शेयर हैं उसको कितने मिलेंगे? इसको चेंज कर देते हैं, 865 कर देते हैं, चलो ठीक है। जिसके पास 865 शेयर हैं उसको कितने शेयर मिलेंगे? 216.25, है ना। अब मुझे एक बात बताइए जरा सोच समझ के, क्या आप किसी को आधा शेयर अलॉट कर सकते हैं? आधा या पाव शेयर, 0.25 शेयर इशू हो सकता है? नहीं। तो इनको हम क्या करते हैं, 162 के तो सर्टिफिकेट दे देते हैं और 0.5 शेयर्स के कूपन दे देते हैं। कि आप एक काम करो, आप ऐसे एक और आदमी को ढूंढ लो जिसके पास आधे कूपन हो, आधे शेयर का, उससे खरीद लो आप कूपन। फिर हम 1 शेयर बना पाएंगे इसको। आप ये दोनों कूपन ले आना, हम आपको 1 शेयर का सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है जी, अब आपको समझ में आया कूपन क्या होता है, फ्रैक्शनल कूपन क्या होता है? राउंड ऑफ कर देते, मतलब राउंड ऑफ ही तो कर रहे हैं। जितना राइट है उतना राइट कैसे छोड़ देगा कोई? अगर मुझे राइट मिला है कि मुझे इतने शेयर मिलने ही चाहिए, मैं क्यों छोड़ दूंगा जी फ्री में? हाँ, इफ द शेयर इज ऑफ अलॉटमेंट इज लॉस्ट, मान लीजिए आपका शेयर अलॉटमेंट का लेटर खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, तो बोर्ड आपसे सपोर्टिंग एविडेंस मांग सकता है और इंडेमनिटी का लेटर मांग सकता है कि अगर कोई और आ गया लेटर ऑफ अलॉटमेंट लेकर तो जो नुकसान होने वाला है कंपनी को उसकी भरपाई मैं करूंगा। और खो गया है, यहां क्या लिखा है? खो गया है। डिस्ट्रॉय मतलब फट गया है, तो जो फटा हुआ है टॉर्न लेटर है वो ले आओ, है ना। मान लीजिए वो गीला हो गया है, जल गया तो यही तरीका है ना। गीला हो गया है, मिल्ड्यूड हो गया है, तो वो गीले वाला ले आओ, आपको नया मिल जाएगा। फिर सेक्शन 45 कहता है हर एक शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, हर शेयर को एक डिस्टिंक्टिव नंबर दिया जाएगा, छोड़कर उनको जो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में। डीमेटेरियलाइज फॉर्म वाले शेयर्स को कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, ना ही उनको डिस्टिंक्टिव नंबर दिया जाएगा। अदरवाइज जिसको भी शेयर्स मिलते हैं, मान लीजिए किसी को 400 शेयर मिले, तो कौन से नंबर से कौन से नंबर तक है ना, उसमें लिखा होता है यू हैव बीन अलॉटेड इतने शेयर्स फ्रॉम 1046012 टू 105000, इस नंबर तक ऐसे लिखा होता है। तो हर एक शेयर का एक नंबर होना जरूरी है और हर एक शेयर सर्टिफिकेट पर ऑथेंटिकेशन जरूरी है।
अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो 2 डायरेक्टर्स उसको साइन करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, स्पेसिफाइंग शेयर हेल्ड बाय एनी पर्सन। और अगर कंपनी के पास दोनों जगह लिख दिया हैविंग कॉमन सील, हैविंग कॉमन सील, ये गड़बड़ हो गई है ना। कंपनी नॉट हैविंग कॉमन सील, यहां भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा, ठीक है जी। और देखो जहां कॉमन सील है वहां इन लोगों की प्रेजेंस में सील लगाई जाएगी, साइन नहीं करना इनको। जहां कॉमन सील नहीं है वहां इन लोगों को साइन करना है। और एक नियम कहता है कि शेयर सर्टिफिकेट इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल, मतलब जिसका नाम लिखा है शेयर सर्टिफिकेट पर यह माना जाएगा कि वही आदमी इसका मालिक है, प्राइमा फेसी। अगर कोई व्यक्ति इसे झूठा सिद्ध कर देगा तो मान लिया जाएगा। कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है? जिसको झूठा साबित नहीं किया जा सकता। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब जिसको झूठा साबित नहीं किया जा सकता। प्राइमा फेसी का मतलब है प्रथम दृष्टया, पहली बार देखने पर। है ना भाई, मान लो कि मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, मैंने पहनी हुई है, मुझे फिट आ रही है, तो पहली बार देखने पर कोई भी ये मानेगा कि मेरी होगी। लेकिन कोई और आदमी अगर सिद्ध कर दे कि ये मेरी नहीं है तो मान लिया जाएगा मेरी नहीं है ना। प्रथम दृष्टया यही माना जाए। हाँ, बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज साइज है या बहुत ही छोटा साइज है तो प्राइमा फेसी भी नहीं माना जा सकता कि इसी की है। ठीक है, चोरी की भी हो सकती है, उधार मांगी हुई भी हो सकती है ना। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो एक दिन के लिए मांगते हैं और वापस नहीं लौटाते। मिस एप्रोप्रिएटेड भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमने अभी कहा अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है या कॉमन सील है तो 1 डायरेक्टर के साइन तो सर्टिफिकेट पे होंगे, प्लस कंपनी सेक्रेटरी तो कंपनी सेक्रेटरी के भी होंगे। मान लो आप 10 लाख शेयर सर्टिफिकेट छापने वाले हो तो डायरेक्टर क्या पागल का बच्चा है 10 लाख साइन करेगा? तो वो कह रहा है ऐसे में फैक्सीमाइल सिग्नेचर प्रिंटेड करा सकते हैं आप शेयर सर्टिफिकेट पर किसी भी मैकेनिकल मींस से, ठीक है ना, बट नॉट बाय मींस ऑफ रबर स्टैम्प। पहले से छपे होने चाहिए वो। ओके, नाउ शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है? SH1 और उसके आसपास सरकार ने आपको जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट से गाइड होकर आप अपना खुद का फॉर्मेट भी रख सकते हैं। उसमें उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसको शेयर इशू है और उस पर कितना अमाउंट पेड अप हो चुका। इसीलिए कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट प्राइमा फेसी एविडेंस है 2 चीजों का। शेयर सर्टिफिकेट 2 चीजों का प्राइमा फेसी एविडेंस है, टाइटल और अमाउंट पेड। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां 2 ही बातें लिखी हुई हैं, नाम और अमाउंट पेड। इसके अलावा एक शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर रखा जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर के अलावा, कि किन किन लोगों को कौन कौन से नंबर के शेयर सर्टिफिकेट दिए हैं और जो पर्टिकुलर आपने उस रजिस्टर में लिखे हैं वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर करेंगे, है ना। और वही प्राइमा फेसी इंटरेस्ट या टाइटल का डॉक्यूमेंट होगा। अगर इशू ऑफ रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट, मान लीजिए कि आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो खो गया है, फट गया है, तो शेयर सर्टिफिकेट शेल नॉट बी इशूड अनलेस सर्टिफिकेट इन ल्यू ऑफ विच इट इज इशूड इज सरेंडर्ड। आपका सर्टिफिकेट बहुत पुराना हो गया है, कंपनी नए सर्टिफिकेट इशू कर रही है उनके बदले में, तो आप अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन आपको पुराना सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा। कंपनी इसके बदले में 50 रुपए तक चार्ज कर सकती है। कंपनी सभी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स एक्सचेंज कर सकती है विदाउट रिक्वायरिंग ओल्ड सर्टिफिकेट्स टू बी सरेंडर्ड। कर सकती है कंपनी चाहे तो, अदरवाइज आपको पुराना सर्टिफिकेट देना होगा।
इन सच केस इट शैल बी स्टेटेड ऑन द फेस, जो आपको दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा उसके फेस पर ही लिखा होगा कि ये जो शेयर्स हैं ये सर्टिफिकेट नंबर इतने के बदले में आपको इशू किए गए हैं। ठीक है जी। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कब दिया जा सकता है? जब आपके पुराने शेयर खो गए हो या डिस्ट्रॉय हो गए हो, डिफेस हो गए हो, म्यूटिलेट हो गए हो, और उन शेयर्स को आपने सरेंडर कर दिया है। खो गया है तो नहीं कर सकते, तो केवल उसका एक एफिडेविट दे सकते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट खो गया है। इसके अलावा जब आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेंगे तो उसके चेहरे पर, उसके फेस पर बड़ा बड़ा लिखा होगा कि ये डुप्लीकेट है, एंड द वर्ड डुप्लीकेट शैल बी स्टैम्प्ड एंड प्रिंटेड। ठीक है ना, पता लगना चाहिए ये डुप्लीकेट है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से शेयर्स इशू कर लेता है तो जितनी वैल्यू है शेयर्स की उसके 5 टाइम्स तक उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि 10 टाइम्स तक बढ़ाया जा सकता है, या 10 करोड़ रुपए जो भी ज़्यादा हो, प्लस सेक्शन 447 में उसके खिलाफ क्रिमिनल पनिशमेंट का मुकदमा चलाया जाएगा। प्रोसीजर क्या है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लेने का? कंपनी 50 रुपये ले लेगी, सपोर्टिंग एविडेंस ले लेगी, और बाकी कोई खर्चा हो रहा है तो वो ले लेगी। अनलिस्टेड कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर नए शेयर इशू कर देगी, और लिस्टेड कंपनी 45 दिन के अंदर अंदर नए सर्टिफिकेट इशू कर देगी। प्लस सर्टिफिकेट जो आपने दूसरे इशू किए हैं उनका एक फॉर्म रखा जाएगा, फॉर्म SH2। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म क्या था? SH1। रजिस्टर का फॉर्म क्या है? SH2। इसमें नाम, नंबर, डेट ऑफ इशू, रिमार्क एट रजिस्टर्ड कहाँ रखेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी पर, या एट सच प्लेस वेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर इज केप्ट, शैल बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, या किसी जिम्मेदार आदमी के पास। ये डुप्लीकेट शेयर वाला रजिस्टर है, ठीक है ना, ये वहीं रखा जाएगा जहां रजिस्टर ऑफ मेंबर रखा हुआ है, और हर एक एंट्री को ऑथराइज करना है किसके द्वारा? कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, या कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड के द्वारा। ठीक है जी। इसके बाद नंबर आता है जी स्वेट इक्विटी शेयर। बहुत सारे लोग इसे स्वीट इक्विटी भी बोलते हैं क्योंकि उन्हें स्वीट की स्पेलिंग नहीं आती। दिस इज स्वेट। स्वेट का मतलब होता है पसीना। जिन लोगों ने कंपनी के लिए पसीना बहाया है, मेहनत की है, ये शेयर उन लोगों को इशू किए जाते हैं। ठीक है जी। इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 88, ये लिखा भी है। ठीक, क्या है स्वेट इक्विटी शेयर? स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं जो या तो कंपनी के डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं या कंपनी के एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। किस खुशी में? क्योंकि उन्होंने कंपनी को कोई नो हाउ प्रोवाइड किया है, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है, या कंपनी के प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन किया है, चाहे आप इसे किसी भी नाम से बुलाएं, है ना। जैसे नो हाउ है, ठीक, आप इसे कह रहे हैं इन्वेंशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप इसे कह रहे हैं पेटेंट, किसी भी नाम से बुलाइए। ठीक, जिन लोगों ने कंपनी को ये चीजें दी हो वो कंपनी के डायरेक्टर भी हो सकते हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। कंपनी उनको जो शेयर इशू कर रही है उसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। यहां पर एम्प्लॉय से क्या मतलब है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में स्वेट इक्विटी भी इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है एक परमानेंट एम्प्लॉय, किसका? कंपनी का, जो या तो इंडिया में काम करता है या इंडिया के बाहर काम करता है, या डायरेक्टर, वो होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, या फिर एम्प्लॉय या डायरेक्टर सब्सिडरी का या होल्डिंग का, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। जब भी स्वेट इक्विटी का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले 288 लिखेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय की डेफिनेशन लिखेंगे,
उसके बाद वैल्यू एडिशन की डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो डिफाइंड है अलग अलग एक्ट्स में, वैल्यू एडिशन कहीं डिफाइंड नहीं है। तो कंपनीज एक्ट ने उसको डिफाइन किया है। कैसे? वैल्यू एडिशन मींस एक्चुअल, वास्तविक, या एंटीसिपेटेड यानी अपेक्षित। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अपेक्षित। है ना? या तो हो चुका है या उम्मीद है कि होगा। क्या? इकोनॉमिक बेनिफिट। किसको? कंपनी को। किससे? एक्सपर्ट या प्रोफेशनल के नो हाउ से, जब वो हमें अपने राइट्स दे देगा। सच पर्सन टू whom sweat equity is being issued for which consideration is not paid or included in normal remuneration payable under contract of employment। ये कह रहा है क्या है टेक्निकल, क्या है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब है कंपनी को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो चुका है या होने वाला है। किससे? उस नो हाउ से, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, उस राइट से जो एम्प्लॉय या डायरेक्टर हमें देने वाला है, और उसके बदले में हमने उसको कोई और कंसिडरेशन नहीं दिया है। मान लीजिए कोई ये कहने लगे देखो जी मैंने कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है ना, तो उसको बनाने के लिए तो आपको सैलरी मिल ही रही है, उसके बदले में स्वेट इक्विटी नहीं मिलेगा। मान लीजिए कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही कोई आदमी काम करता है, उसकी तो सैलरी मिल रही है, उसके बदले में स्वेट इक्विटी नहीं दिया जाएगा, उसे वैल्यू एडिशन नहीं माना जाएगा। वैल्यू एडिशन कब माना जाएगा? जब आपने ऐसा कोई काम किया हो जिसके लिए आपको पहले से पैसा नहीं दिया जा रहा है। कंडीशन ऑफ इशू। अब अगर आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें डिफरेंशियल वोटिंग राइट से मिलती जुलती आपको दिखाई देगी, सॉरी ईएसओपी से मिलती जुलती दिखाई देगी। क्या क्या चीजें हैं जी? पहला वो कह रहा है जी एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, सबसे पहला काम। रेजोल्यूशन में नंबर, मार्केट प्राइस, कंसीडरेशन, कौन कौन से एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, और बस कितने शेयर दे रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या है, उन्हें कितने रुपए में दे रहे हैं, और कौन कौन से डायरेक्टर या एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर लिस्टेड है कंपनी तो सेबी के नियमों का भी पालन करना होगा, प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा। लगभग लगभग वैसा ही है जैसा आपने पहले पढ़ा था। नंबर, मार्केट प्राइस कितने में दे रहे हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस कितना हो जाएगा, कौन से क्लास के एम्प्लॉइज को दे रहे हो, कब तक दे दोगे, बोर्ड रिजोल्यूशन कब पास किया था, क्या वो प्रमोटर ग्रुप का आदमी है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने से ज़्यादा, वो सारी बातें इसमें लिखना है। स्पेशल रेजोल्यूशन 12 महीने तक वैलिड है, यानी जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उसके 12 महीने तक आप शेयर अलॉट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में आएगा, 9 नंबर में आएगा अगर आ गया तो, है ना, तो नाक मत कटवा देना अपनी। सुनो जी, पहली बात क्या कह रहा है, एक साल में आप एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल के 15% से ज्यादा इस तरह के शेयर इशू नहीं कर सकते, या 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते, विच एवर इज हायर, एक साल में। ठीक है? और कंपनी की लाइफ टाइम में 25% से ज्यादा नहीं कर सकते। जिन लोगों को ये शेयर दिए गए हैं वो 3 साल से पहले इन शेयर्स को बेच नहीं सकते। हालांकि स्टार्टअप्स के लिए एक छूट है कि वो एक साल में, एक तो इससे छूट है, एक साल वाले से इससे छूट है, लेकिन ये छूट केवल पहले 5 साल है। पहले 5 साल में अगर आप चाहें और आप स्टार्टअप हो, है ना, मान लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर,
5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर। पहले साल में कुछ नहीं किया, दूसरे साल में एक स्टार्टअप है, वो ये चाहता है कि मैं 20% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल का इशू कर दूं। कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। फिर यहां कुछ नहीं किया उसने, वो यहां चाहता है कि मैं 35% कर दूं। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो चाहता है कि मैं 20% और कर दूं। कर सकता है क्या? फिर यहां और यहां उसने कुछ नहीं किया। अब वो यहां चाहता है कि 10% और कर दूं। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पहले 5 साल तक ही छूट थी, अब वो इन वाली कंडीशंस को फुलफिल करेगा। ठीक? इक्विटी क्या लिखा हुआ है सबसे लास्ट, कि अगर स्टार्टअप है तो वो अपनी लाइफ टाइम के पहले 5 साल में चाहे तो 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल तक, एग्जिस्टिंग शेयर के 50% तक स्वेट इक्विटी के रूप में इशू कर सकता है पहले 5 साल। ठीक है? और इसके लिए एक रजिस्टर आपको रखना है जिसका फॉर्मेट है SH3। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है? SH1। रजिस्टर का SH2 और स्वेट इक्विटी का SH3। ठीक है जी? कहां रखेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पर या ऐसी कहीं जगह जहां बोर्ड तय करे। कंपनी सेक्रेटरी के पोजीशन में रहेगा और हर एंट्री को कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। बोनस इशू, भूख लग रही है? अभी क्या करने गए थे नीचे? बैठे रहो, अभी ये चैप्टर खत्म होगा फिर छोड़ूंगा। सुनिए जी, बोनस इशू होता क्या है? बोनस इशू क्या होता है? हाँ, वो शेयर जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में देती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देगी। है एम्प्लॉइज को कम पैसे में जो शेयर इशू होते हैं उनको कहते हैं इसोप। दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को तो देने, एम्प्लॉय को दे दे। अब सवाल ये उठता है कि जब आप बोनस शेयर इशू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? अकाउंटिंग एंट्री। अच्छा, मान लो मैंने कैश के बदले में शेयर इशू करे, तो क्या एंट्री करता हूं? पैसे लिए और शेयर कैपिटल इशू करा तो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इस केस में तो मेरे को पैसा मिलना नहीं है, तो मैं डेबिट किसको करूंगा? मैं फ्री रिजर्व को डेबिट कर सकता हूं, यानी जनरल रिजर्व को। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर सकता हूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को डेबिट कर सकता हूं, लेकिन रिवैल्यू रिजर्व को नहीं कर सकता। प्लस कुछ कंडीशन है। आर्टिकल में पावर होनी चाहिए बोनस शेयर देने की, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, पेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना हुआ हो, स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई डिफॉल्ट ना हुआ हो, और पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर दिया गया हो। ठीक है? एक और कंडीशन है, कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम डिविडेंड नहीं दे सकते, इसलिए डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर दे रहे हैं। ये कह नहीं सकती, कर सकती है। भाई कंपनी के पास पैसे नहीं है, लोग शोर मचा रहे हैं, डिविडेंड दो डिविडेंड दो। कंपनी ने कहा रुको, डिविडेंड नहीं दे सकते, बोनस शेयर ले लो। पर ये नहीं कह सकते कि इस साल के डिविडेंड के बदले में हमने बोनस शेयर दे दिए, है ना? भाई लोगों को तो पैसे चाहिए ना। डिविडेंड बन रहा था 17 रुपए, 17 रुपए के शेयर दे दिए, खुश हो गया आदमी, बेच लेगा उसे मार्केट में जाके।
एक बार अगर आपने बोनस इशू प्रपोज कर दिया है तो उसको सब्सिक्वेंटली विड्रॉ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। स्वेट इक्विटी इंपॉर्टेंट है और ईसोप भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं आपको ईसोप पढ़ाऊं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए ईसोप होता क्या है। ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, दोनों ही नाम है इसके। सुनो, कंपनी, हर कंपनी ये चाहती है कि मेरे यहां जो आदमी काम करने आए वो लंबे समय तक मेरे साथ एसोसिएटेड रहे। क्यों? भाई एक तो वो लोग ज्यादा ट्रेंड होंगे, है ना। देखो हमने किसी आदमी को ट्रेन करा 2 साल बढ़िया, है ना, और 2 साल ट्रेनिंग लेने के बाद वो बोला टाटा बाय बाय, अब मैं अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किसी अच्छी कंपनी में करूंगा, नुकसान हो गया, है ना। दूसरा, जो आदमी लंबे समय तक काम करता है ना किसी भी व्यक्ति के साथ, वो हो जाता है लॉयल। क्या हो जाता है? लॉयल, भरोसेमंद। जापान में तो लोग नौकरी छोड़ते ही नहीं है, जहां नौकरी लगी वहीं करते रहते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती छोड़ने की। हाँ, सैलरी बढ़ती रहती है, एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है, कंपनी भी सोचती है क्यों छोड़ना। अच्छा, उसको सारा तो पता है, अब उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इशारे से बात समझ जाता है। नए नए लोग आते रहेंगे तो आप ट्रेन ही करते रहोगे उनको। तो कंपनी चाहती है क्या? आपने उसमें भी पढ़ा होगा कॉस्टिंग में, रिटेंशन। लेबर टर्नओवर को कम करना चाहती है कंपनी, उसके लिए कंपनी ने निकाली एक स्कीम। अब सुनो स्कीम क्या है। स्कीम ये कह रही है कि आप काम कीजिए 5 साल। अब ये जो 5 साल मैंने माने हैं ये हाइपोथेटिकल है, ये 7 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कितने साल काम करो? 5 साल। तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, यू बिकम एलिजिबल। किसके लिए? 500 शेयर्स के लिए। अब ये मैंने हाइपोथेटिकल लिया है, 13 रुपए पर शेयर। ये 1000 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। लेकिन सुनो, ये पैसा हम आपको अभी नहीं दे रहे, ये शेयर हम आपको 5 साल पूरा होने पे नहीं दे रहे। हम क्या कह रहे हैं, 5 साल काम करोगे तो एलिजिबल हो जाओगे 500 शेयर के लिए। मिलेंगे कब जी? तो वो कह रहा है मिलेंगे ये तब जब आप 2 साल और काम कर लोगे। ठीक, ओके जी। अगर आपने इस बीच में नौकरी छोड़ दी तो आपका राइट हो जाएगा फुस, यानी कि लैप्स, यानी कि खत्म। तो इस तरह से हम आदमी को 7 साल के लिए बांधकर रख सकते हैं, और 7 साल बाद वो भाग जाएगा। फायदा क्या हुआ 7 साल रोकने का? कोई बात नहीं। फिर उसको कह दिया, और अगर आप इसके बाद भी 5 साल काम करोगे तो हम आपको फिर 1000 शेयर और दे देंगे। अब यहां आप अगर ध्यान से देखो तो स्कीम का नाम है ESO। ओ मतलब ऑप्शन। ऑप्शन किसके पास है? एम्प्लॉय के पास। मान लो उसे लग रहा है 13 रुपए का तो है ही नहीं शेयर, मतलब उसे लग रहा है मार्केट में 40 रुपए का हो गया, ले ले, मर्जी है उसकी। लेकिन जैसे ही वो एलिजिबल होगा, जैसे ये 2 साल के बाद वो एलिजिबल हो रहा है लेने के लिए, तो उसको एक टाइम दिया जाएगा पेमेंट का कि इतने टाइम के अंदर अंदर पेमेंट कर दो तो हम आपको शेयर अलॉट कर देंगे। ठीक है ना। और अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो टाटा बाय बाय। ठीक है।
समझ में आई बात? क्या है स्कीम? चलिए अब देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दीजिए जिसमें बताइए कितने शेयर दे रहे हैं, किन एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, किस बेसिस पर दे रहे हैं, और कब वेस्टिंग होगी, 5 साल बाद होगी, 4 साल बाद होगी, कब वेस्टिंग होगी, और मैक्सिमम पीरियड विद इन विच ऑप्शन शैल बी वेस्टेड। मैक्सिमम पीरियड क्या होगा? वेस्टेड, वेस्टेड नहीं। द एक्सरसाइज प्राइस, मतलब आपको शेयर कितने में मिलेगा और आपने ये प्राइस कैसे निकाला। लॉक इन पीरियड कितना होगा, मैक्सिमम कितनी ऑप्शंस एक व्यक्ति को मिल सकती हैं, मेथड विच द कंपनी शैल यूज टू वैल्यू इट्स ऑप्शन, ऑप्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, किन कंडीशन में ऑप्शन लैप्स हो जाएगी, स्पेसिफाइड टाइम जिसमें कि एम्प्लॉय शैल एक्सरसाइज वेस्टेड ऑप्शन, कितने दिन के अंदर अंदर उसको पैसे जमा कर देने हैं, और एक स्टेटमेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना चाहिए कि हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेंगे, किन एम्प्लॉयज को हम ये ऑफर दे सकते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसा आपने स्वेट इक्विटी में पढ़ा था। देखो, परमानेंट एम्प्लॉय, इंडिया या आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर, होल टाइम या पार्ट टाइम, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, सब्सिडरी के एम्प्लॉय, होल्डिंग के एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हु इज ए प्रमोटर, ठीक है, या प्रमोटर ग्रुप का आदमी है तो उसको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, वो तो सारे के सारे शेयर अपने नाम में कर लेंगे धीरे धीरे, या ऐसा डायरेक्टर जिसके पास खुद या रिलेटिव्स के साथ मिलकर या किसी बॉडी कॉरपोरेट के साथ मिलकर 10% से ज्यादा पहले से ही शेयर होल्डिंग हो। सबको दे सकते हैं, सिर्फ 2 लोगों को नहीं देंगे बल्कि 3, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर पहले से मौजूद है। हाँ नहीं, उनको नहीं मिलेगा। एक्सरसाइजिंग प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे कि आपको शेयर दिए जाएंगे, वो तय करने के लिए कंपनी फ्री है। स्पेशल रेजोल्यूशन, प्रोवाइडेड दैट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी और होल्डिंग। इस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू आइडेंटिफाइड पर्सन ड्यूरिंग 1 ईयर इक्वल टू 1% ऑफ द इशूड कैपिटल। ऊपर आप देख सकते हैं हमने यहां पर लिखा था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है ना, तो वो कह रहा है इस केस में तो कंपलसरी है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही करना है। वेरिएशन ऑफ टर्म्स, कंपनी में बाई स्पेशल रेजोल्यूशन टर्म्स को बदल सकता है उनके लिए जो अभी एक्सरसाइज नहीं हुए हैं। मतलब वो जो स्कीम आपने बनाई थी ना, पहले 5 साल काम करोगे फिर 2 साल और करोगे तो इतने शेयर मिल जाएंगे, अब कंपनी कह रही है नहीं 7 साल काम करोगे तो वो उनके लिए चेंज होगी जिन्होंने अभी शेयर्स के ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया है। जिन लोगों ने शेयर्स के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है उनके लिए कोई चेंज नहीं होगा। देयर शैल बी मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। 5 साल के बाद मैंने कितने साल काम कराया था? 2 साल। ये कह रहा है वेस्टिंग और ग्रांटिंग में कम से कम 1 साल का अंतर होना चाहिए। पीरियड गैप फॉर मर्ज्ड कंपनी, मान लीजिए मेरी कंपनी थी, बहुत सारे लोग मेरे यहां काम करते थे, 4 साल बाद कंपनी किसी और कंपनी में मर्ज हो गई तो मेरे 4 साल तो वेस्ट हो गए? नहीं, जितने साल आप मर्ज्ड कंपनी में काम कर चुके हैं वो सारे के सारे दूसरी कंपनी में वो साल गिने जाएंगे, ठीक है जी। लॉक इन पीरियड 3 साल का होगा। लॉक इन पीरियड कंपनी तय करेगी, जनरली 3 साल का होगा। बाकी एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे एम्प्लॉय शैल नॉट हैव राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड। कब तक? जब तक वो शेयर होल्डर नहीं बन जाता, जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जाते। सुनो, 5 साल बाद मेरे पास राइट आ गया,
2 साल बाद मैंने एक्सरसाइज कर लिया, अब मैं कह रहा हूं लाओ 7 साल का डिविडेंड दो। जब तक आप मेंबर नहीं बन जाएंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, मे बी forfeited, the employee at any time grant of option may be forfeited by company if option is not exercised। अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो फॉरफिट हो जाएगा। द अमाउंट में बी रिफंडेड, अगर आपने कोई पार्ट अमाउंट दे दिया है तो वो रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑप्शंस ट्रांसफरेबल नहीं होती, आप ऑप्शन ट्रांसफरेबल नहीं होती कि मेरी जगह इसको दे देना। शेयर ट्रांसफरेबल है। हाँ, अदर देन एम्प्लॉय के अलावा कोई इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एक्सरसाइज करेगा एम्प्लॉय ही। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय परमानेंट इनकैपेसिटी की वजह से एम्प्लॉयमेंट से जाता है तो जितने ऑप्शन उसको मिल चुके थे, मतलब जितना जितना बेनिफिट उसको मिल जाना चाहिए था, वो सारा उसके अंदर वेस्ट हो जाएगा। 5 साल काम कर लिया, 500 शेयर मेरे हो गए, 2 साल और काम करना था तो अलॉटमेंट हो जाता। लेकिन वो या तो मर गया या परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, तो तुरंत उसको उसके शेयर अलॉट कर देने हैं। अगर कोई रिजाइन करके चला गया या टर्मिनेट हो गया तो उसको कुछ नहीं देना, वो तो अपनी मर्जी से गया। इसके अलावा बोर्ड रिपोर्ट जो बनेगी सालाना, हर साल की एक बोर्ड रिपोर्ट बनती है, उसमें आपको लिखना है कितनी ऑप्शंस आपने ग्रांट करी, कितनी वेस्ट हुई, कितनी एक्सरसाइज हुई, कितने शेयर इशू हुए, कितने ऑप्शन लेप्स हो गए, क्या एक्सरसाइज प्राइस था, कोई टर्म बदला है स्कीम का तो वो, कितना पैसा आया है, और कितनी ऑप्शंस अभी भी ओपन है ना, जिनको लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे ना। अरे ये सेक्शन तो पूरा करेंगे, ये सेक्शन, ये इसके अलावा आपको बताना है कितनी ऑप्शंस तो केएमपीज ने ली, कितनी ऑप्शन ऐसे एम्प्लॉइज ने ली जिनके पास 5% से ज्यादा शेयर्स थे, और कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको कि 1% से ज्यादा शेयर इस साल दिए गए हैं। ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके पास 5% से ज्यादा शेयर हो गए, और ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनको कि इस साल 1% से ज्यादा शेयर दिए गए हैं। इनका भी रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उसका फॉर्म है SH6। एक्विजिशन फॉर शेयर फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज छोड़ दीजिए, वोटिंग राइट समझ लो बस, हालांकि जनरल मीटिंग में आप पढ़ चुके हो ये। सुनो जी, इक्विटी वालों के पास राइट टू वोट होता है, जितने भी रेजोल्यूशन हैं सब पर इक्विटी वाले वोट करते हैं। कैसे करते हैं? या तो शो ऑफ हैंड से या पोल से। शो ऑफ हैंड में एक मेंबर का 1 वोट होता है, पोल में 1 शेयर पर 1 वोट होता है। ठीक है। अगर प्रेफरेंस की बात करें तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि प्रेफरेंस वाले सीधे इन्वॉल्व हैं, मान लो प्रेफरेंस का पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12, अब आप डिविडेंड का इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं 10, तो प्रेफरेंस वाले वोट करेंगे। कंपनी के वाइंडिंग अप में भी वो वोट करेंगे, कैपिटल के रिडक्शन में भी वो वोट करेंगे। अगर डिविडेंड नहीं दिया गया उनको 2 साल तक तो भी प्रेफरेंस शेयर वाले वोट करेंगे। और वोट कैसे करेंगे? शो ऑफ हैंड से या पोल से। अगर आप किसी भी शेयर होल्डर के राइट में कोई बदलाव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो या तो उसकी रिटर्न कंसेंट ले लीजिए या स्पेशल रेजोल्यूशन करा लीजिए। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब मेमोरेंडम में और आर्टिकल में इसका प्रोविजन हो, या जब आपने प्रोस्पेक्टस निकाला था अगर आपने उसमें यह लिख दिया था कि हम आपके इशू टर्म्स को चेंज नहीं करेंगे, तो आप शेयर होल्डर का राइट वेराई नहीं कर सकते। अगर आपने ये नहीं लिखा है प्रोस्पेक्टस में कि हम आपके राइट चेंज करेंगे कि नहीं, तो आप राइट चेंज कर सकते हैं। क्लियर?
फिर भी अगर कोई व्यक्ति सहमत नहीं है, आपने राइट चेंज कर दिए, कितने परसेंट शेयर होल्डर के से पूछकर 75%, जो बाकी बचे उनमें से अगर 10% लोग चाहें तो एनसीएलटी के यानी कि ट्रिब्यूनल को 21 दिन के अंदर अंदर शिकायत कर सकते हैं। सेम वैसा ही जैसे सेक्शन 27 में पढ़ाया था। ऐसे में एनसीएलटी हियरिंग करने के बाद ऑर्डर पास करेगी, या तो वेरिएशन को नल एंड वॉइड कर देगी, या वो ये कहेगी ठीक है वेरिएशन ओके है, आप 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को वेरिएशन की कॉपी सबमिट कर दीजिए। अगर एनसीएलटी की बात नहीं मानती है कंपनी तो 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या फाइन दोनों हो सकता है। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच।